हेलो गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले भी मैं 15 वीडियोस एनवायरनमेंट की डाल चुका हूं। और होपफुली अगली 18 से 19 वीडियो में हमारा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा और अगर आप लोगों को मेरा एनवायरनमेंट पढ़ाना अच्छा लगा तो मैं सीडीपी की क्लासेस लेकर आऊंगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, पहले हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर हम एक्चुअल में देखेंगे, ठीक है, फिर हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ओवरव्यू है। तो शुरू करते हैं। तो बहुत ही फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने ठंडे प्रदेश देखे होंगे। तो ठंडे प्रदेश में क्या होता है, तापमान कम रहता है तो वहां पर बर्फबारी होती रहती है। तो अब इन क्षेत्रों में किसान किसानी कैसे करेगा, तो आइए हम देखते हैं कैसे करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कांच के घर बना लेते हैं। क्या करते हैं, कांच के घर बना लेते हैं। तो कांच के घरों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में दो तरंगे होती हैं। एक होती है लघु तरंग जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव, एक होती है दीर्घ तरंग जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव। तो ठंडे प्रदेशों में लोग क्या करते हैं, कांच के घर बनाकर कृषि करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये हम देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में दो तरंग रहती हैं, एक दीर्घ तरंग, एक लघु तरंग। दीर्घ तरंग को हम लॉन्ग वेव बोलते हैं इंग्लिश में, और लघु तरंग को शॉर्ट वेव बोलते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी लघु तरंगे मतलब कि जो हमारी शॉर्ट वेव होती हैं वो आसानी से किसी भी चीज को भेद कर आसानी से आर पार कर जाती हैं। तो मतलब जो सूर्य में जो लघु तरंगे रहती हैं, जो शॉर्ट वेव होती हैं, वो आसानी से किसी भी चीज को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं, क्योंकि इनका आयाम होता है वो कम होता है। देख सकते हैं आप, आयाम इनका कम होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इनका कम होता है। और वहीं हम दीर्घ तरंग की बात करें तो इन तरंगों का आयाम ज्यादा होता है। इस कारण ये किसी भी चीज को पार करने की जो क्षमता रहती है इनमें कम होती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि दीर्घ तरंग में किसी भी चीज को पार करने की क्षमता कम है या ज्यादा है, तो आप उत्तर देंगे कम। और लघु तरंग में, तो लघु तरंग में किसी भी चीज को पार करने की, आर पार करने की क्षमता ज्यादा है, मतलब जल्दी से निकल जाएगी लघु तरंग। बट जो दीर्घ तरंग रहेगी उसको समय लगेगा। समय क्या मतलब कि फंस जाएगी एक प्रकार से, वो है ना, आसानी से नहीं भेज सकती। तो अब ये देखिए, ये मान लीजिए ठंडे प्रदेश में कांच का घर है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ा तो अभी, और यहां पर लोग खेती कर रहे हैं। तो जब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश अंदर आया तो सूर्य के प्रकाश में दोनों तरंग रहेंगी। ये तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि अभी मैं आपको बताया, लघु तरंग और दीर्घ तरंग। तो होगा क्या, लघु तरंग तो आसानी से आर पार चली जाएगी कांच के, लेकिन जो दीर्घ तरंग जो रहेगी वो उसमें ट्रैप हो जाएगी। वो उसमें क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप मतलब कि फंस जाएगी। लघु तरंग आसानी से निकल जाएगी, दीर्घ तरंग उसमें ट्रैप हो जाएगी और वहीं वहीं वो भटकने लगेगी। तो इसके कारण होगा क्या कि अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जब एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो आप खेती के लिए वो वातावरण जो रहेगा वो अनुकूल हो जाएगा। जो हमको एक टेम्परेचर चाहिए खेती करने के लिए, वो टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस तरह से वहां ठंडे प्रदेश के लोग खेती कर सकते हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने ये लिखा है कि जब सूर्य के प्रकाश में मौजूद लघु तरंगे अंदर प्रवेश करके सतह से टकराकर आसानी से बाहर चली जाएंगी, लेकिन जो लॉन्ग वेव, जो दीर्घ तरंग रहेंगी, वो सतह से टकराकर आसानी से बाहर नहीं जाएंगी। तो वह वहीं घूम घूम कर अपना प्रभाव बनाएगी, जिसके कारण वहां कृषि के लिए उपयुक्त तापमान बन जाएगा। तो वहां उस कांच के घर में अंदर खेती कर सकते हैं। और इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में मानते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बता दिया कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया कि ऐसी ऐसी खेती हो रही है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो ये प्रैक्टिकली वे में मैंने आपको ग्रीन हाउस पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेन, जो हमें रियल लाइफ में जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपकी अवधारणा क्लियर कर दी मैंने। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे हम कि मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो पृथ्वी सतह है, ये जो मैंने ये बनाई है, ये पृथ्वी सतह, ये पृथ्वी सतह जो है, अर्थ सरफेस जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो जो अपनी वायुमंडल की ये निचली जो सतह है उसमें कैसी गैस रहेंगी, भारी गैस रहेंगी। कैसी गैस रहेंगी, भारी गैस। तो भारी गैस कौन सी हमारी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ऊपर कैसी रहेंगी, ऊपरी सतह कैसी रहेगी, हल्की सतह से भरी रहेगी ऊपरी। तो निचली सतह में निचली परत जो रहेगी वो भारी गैस से रहेगी, और जो ऊपरी परत रहेगी पृथ्वी के, वो हल्की गैस रहेगी।
देखिए, जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या वायुमंडल बनता है। वायुमंडल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल में हमारी वायु रहती है, ठीक है, वायु मतलब कि गैस रहती है, और अपना क्या बोलते हैं, धूल, मिट्टी, नमी, ये सब चीजें रहती हैं। तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं पृथ्वी सतह से तो हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल में परत होती है। तो जो पृथ्वी की जो निचली सतह रहेगी वहां पर भारी गैस रहेंगी, और जो पृथ्वी के ऊपर जो सतह रहेगी उसमें हल्की गैस रहेंगी। भारी गैस जैसे कि हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमें पता है नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी सतह पर कितनी है, 78% है, और ऑक्सीजन 21% है, और बाकी जो गैसें हैं वो 1% है। तो होगा क्या, जब सूर्य की किरण आएगी तो जो दीर्घ तरंगे हैं और लघु तरंग अपने साथ लेके जाएगी। तो अपनी जो लघु तरंग है वो तो भेद के निकल जाएंगी दोनों लेयर्स को, दोनों, ठीक है, दोनों परत को भेद के निकल जाएगी। लेकिन सॉरी माफ कीजिए, जो लघु तरंग है वो दोनों परतों को भेद के निकल जाएगी। लेकिन जो आपकी जो दीर्घ तरंग रहेगी वो इन दोनों लेयर के बीच में फंस जाएगी, क्योंकि वो आसानी से नहीं निकल पाएगी। तो वो जो प्रभाव रहेगा वही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव रहेगा, और उस प्रभाव के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण हमारे पृथ्वी सतह का भी तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, और मैंने ये स्टडी भी की है कई जगह से, एक दो जगह से मैंने देखा भी है, गूगल वगैरह में भी दिया हुआ है। तो ये ट्रिक है मीना कल काजल लगाकर आना। तो हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैस रहती हैं। मीना मतलब कि मीथेन, ना से नाइट्रोजन, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, काजल से कार्बन डाइऑक्साइड, लगाकर आना से ओजोन। तो कौन कौन सी गैसें हैं हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, मीथेन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कौन कौन सी गैसें हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मीथेन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसकी ट्रिक है मीना कल काजल लगाकर आना। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आई हो तो आप भी कोई ट्रिक देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रिक बना सकते हैं, है ना। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सतह के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल बनता है। वायुमंडल में गैसों का बना होता है, नीचे भारी गैस होती है, ऊपर हल्की गैस होती है। भारी गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हल्की गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CFC, और हमारी ओजोन। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें दो तरंगे होती है, मैं आपको बता ही चुका हूं, लघु तरंग और दीर्घ तरंग। लघु तरंग टकराकर वापस पहुंच जाती है, लेकिन हल्की जो गैसें रहती हैं वो दीर्घ तरंगों को नहीं जाने देती, जिससे वो वहीं रह जाती हैं और तापमान बढ़ता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव के ही कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आप इसका उत्तर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वही बात हो गई जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। मीथेन हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा प्रभावी है ग्रीन हाउस के लिए, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। होता क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि आएगी। जब पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि आएगी तो वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अब जो ग्रीन हाउस गैसें भी जिम्मेदार है ना, और सबसे ज्यादा तापमान कौन बढ़ा रहा है, तो जल वाष्प बढ़ा रहा है, लेकिन ये हानिकारक नहीं है। ठीक है, हानिकारक कौन है, ग्रीन हाउस गैस है, और उसमें भी प्रमुखता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जो है वो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव में
हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में भले ही जो ये 0.03% है, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का 53% हिस्सा है। 53% हिस्सा है ग्रीन हाउस प्रभाव में, भले ही वो वायुमंडल में 0.03% हो, लेकिन उसका एक हिस्सा बता रहे हैं हम। ये नहीं बता रहे कि इतनी उपस्थित है, उपस्थित तो वो 0.03% है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का है। 53% उसका हिस्सा है ग्रीन हाउस प्रभाव में। फिर उसके बाद मीथेन का है 24% का। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्साइड 10 से 12%, फिर ओजोन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बताया है। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी एंड में। तो सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड 53%, ग्रीन हाउस प्रभाव में 53% उसका हिस्सा है। फिर मीथेन CH4 मतलब मीथेन, उसका है हमारा 24%। फिर नाइट्रोजन की ऑक्साइड 10 से 12%। फिर और जो हमारे नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? एक उदाहरण आप लीजिए कि खेतों में जो हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही होते हैं। फिर उसके बाद ओजोन, फिर उसके बाद CFC। ये गैसें इस क्रम में रहेंगी प्रभावी। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक एवं मानवीय कारण, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय कारक जिम्मेदार होते हैं। तो प्राकृतिक कारण क्या होते हैं? जो मतलब कि नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। और मानवीय, जिसमें इंसान का हाथ है। तो अब प्राकृतिक कारक कौन है ग्रीन हाउस के लिए? तो जंगल की आग, जंगल की आग जो रहती है ये प्राकृतिक कारण है। और इसमें क्या होता है? CO2 उत्पन्न होती है। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, उसमें मीथेन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। पदार्थों का सड़ने और गड़ने में, पदार्थ के सड़ने गड़ने में भी कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है। और खदानें, जैसे कि आप खदानें देखी होंगी कोयले की, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो कोयले का, तो उसमें भी मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है। तो ये तो है हमारे प्राकृतिक कारक। अब हम बढ़ते हैं मानवीय कारक पर। तो कौन से मानवीय कारक हैं जिनके कारण हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ रहा है? लगातार वनों की कटाई हो रही है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, मतलब कि फॉसल फ्यूल का उपयोग, जैसे कि जीवाश्म ईंधन कौन होते हैं? जो कि एक समय के बाद जो खत्म हो जाते हैं, है ना, जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे हमारी पृथ्वी पर, लिमिटेड मात्रा में जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो मौजूद है। जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का उपयोग, उद्योगों में कोयले का उपयोग। ठीक है। और कैसे होता है मानवीय कारक? उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, ताप विद्युत गृह में कोयले को जलाकर विद्युत उत्पन्न करना भी ये मानवीय कारक है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव काय के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है? वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ठीक है। और जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो हमारे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। अब होता क्या है कि हिमनद का मतलब ग्लेशियर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे हिमनद, जो ग्लेशियर है, वो हमारे पिघल रहे हैं, जिसके कारण हमारे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रही है, और जो समुद्र का जल स्तर है वो हमारा बढ़ रहा है। तो इससे क्या प्रभाव है ग्रीन हाउस से? तो जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं हम देखेंगे ये। तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है कि मॉनसून हमारा कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉनसून कमजोर हो रहा है। जैसे कि ठंडों में अच्छी ठंड पड़नी थी तो उतनी ठंड नहीं पड़ रही है। गर्मियों में जितनी गर्मी पड़नी थी उससे ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और बारिश में जितनी बारिश होनी थी वो उतनी बारिश नहीं हो रही है। तो मॉनसून हमारा कमजोर हो रहा है, पैटर्न उसका बदल रहा है। किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। कृषि पर भी प्रभाव पड़ रहा है, खाद का संकट हो रहा है, क्योंकि जब मौसम का पैटर्न ही बदल जाएगा, जब बारिश चाहिए तो अच्छी प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं, जब ठंडक चाहिए तो उतनी ठंडक नहीं मिल रही है। तो इस कारण ये चीजें हो रही हैं और रोग भी हो रहे हैं। समुद्र के जल स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि हिमनद पिघल रहे हैं, है ना।
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, IPCC। तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जलवायु के लिए परिवर्तन को रोकने के लिए ये इसका उपयोग हो रहा है ना। अब आते हैं हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम मात्रा में हो, इसके लिए सरकार ने UNFCCC एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है। और इसका प्रस्ताव 1992 में हुआ था, UNFCCC का, जिसका फुल फॉर्म है, ऊपर मैंने लिखा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये काय के लिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए UNFCCC। इसका प्रस्ताव 1992 में गया था, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1994 में, ठीक है। और इसमें सदस्य कितने देश सदस्य थे, इसमें 197 के लगभग थे। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। जो क्योटो प्रोटोकॉल आया वो भी हमारा UNFCCC के अंदर आया, ठीक है। UNFCCC के अंदर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया। और क्योटो प्रोटोकॉल हमारा कहां पर संपन्न हुआ, ये जापान के क्योटो में संपन्न हुआ, जापान के क्योटो में संपन्न हुआ 11 दिसंबर 1997 को। कब हुआ, 11 दिसंबर 1997 को। और प्रभावशील कब हुआ, ये इंप्लीमेंट कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को। अच्छा, एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम मात्रा में हो, इसके लिए है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये UNFCCC के अंतर्गत आता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहां पर हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जापान में हुआ। और कब हुआ, 11 सितंबर 1997 में। और प्रभावशील कब हुआ, 16 फरवरी 2005 में। इसके बाद आता है पेरिस समझौता 2015। तो यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए हुआ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2015 पेरिस समझौता किस चीज के लिए था। तो 2015 पेरिस समझौता ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए था। यह ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कुछ शब्दावली जो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ टर्मिनोलॉजी और पढ़ेंगे हम, और 5 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक ये किस चिड़िया का नाम है, ये हम पढ़ते हैं। तो कार्बन स्टॉक क्या है कि आपका कोई एक क्षेत्र रहेगा, कोई विशेष क्षेत्र रहेगा, जिसमें आपकी जो कार्बन की जो मात्रा रहेगी, जो जमा कार्बन की मात्रा रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कार्बन जो रहेगा वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ना जाकर मिट्टी या पौधे द्वारा सीधे कार्बन के रूप में अवशोषित होगा। तो सीधी सीधी बात है, कार्बन स्टॉक का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में जमा कार्बन की मात्रा जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नहीं जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ना जाकर ये मिट्टी और पौधे द्वारा सीधा अवशोषित कर लिया जाएगा। जो कार्बन रहेगा वो मिट्टी और पौधों द्वारा सीधा अवशोषित कर लिया जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में ये जमा कार्बन है। इसको हम बोलते हैं कार्बन स्टॉक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और इस बार भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले। विश्व का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो विश्व का कुल कार्बन स्टॉक हमारा 30.43 बिलियन टन है। विश्व का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, विश्व का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जिसमें आपको याद हो जाए। आप भी नोट डाउन कर लीजिए, जितना आप नोट डाउन करेंगे उतना आपको याद रहेगा। अच्छा, एक सलाह मैं आपको ये देना चाहता हूं, मैं अगर जो भी आपको पढ़ा रहा हूं तो उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि आप सुनोगे और लिखोगे तो आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, और ये जो स्टोर रहेगा आपके दिमाग में वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तो विश्व का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 30.43 बिलियन टन है। और 2025 तक कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई, तो 2025 तक कार्बन स्टॉक की
वृद्धि हुई है, 2.29 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। यह भी एक बहुत बड़ी मात्रा है, 2.29 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसको याद करने की एक मैं ट्रिक देता हूं आपको कि भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, और अगर भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले आपको राज्य याद करने हैं तो इसकी एक मैं ऐसी नेमोनिक्स की ट्रिक ऐसे ही अभी बना देता हूं कि अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुण मत चढ़ छत पर, अरुण मत चढ़ छत पर, अरुण मत चढ़ छत पर। तो भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि अरुण मत चढ़ छत पर। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, मत मतलब मध्य प्रदेश और छत मतलब छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में जो है कार्बन स्टॉक की मात्रा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। अरुण मत चढ़ छत पर, छत मतलब कि छत्तीसगढ़। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 1021 मेट्रिक टन है, मध्य प्रदेश में 608 मेट्रिक टन है और छत्तीसगढ़ में 505 मेट्रिक टन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार देश कौन सा है? तो ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक जो जिम्मेदार देश है, सबसे पहले है चाइना, चाइना के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद भारत। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? चीन, अमेरिका और भारत। किसे सुपर ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज मैं जो आपको बताता हूं वो आप लिखकर चलिए। किसे सुपर ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को सुपर ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और नेक्स्ट 17 से ये मान लीजिए 18 वीडियो और आएंगी एनवायरमेंट की, जिसमें आपका पूरा एनवायरमेंट कवर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द CDP के पूरे टॉपिक लेकर आऊंगा, लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, और प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।